हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका कि नाम था कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि कंसाइनमेंट का मीनिंग क्या है, सेल और कंसाइनमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। यहां तक कि हमने ये भी सीखा था कि जर्नल एंट्री किस तरीके से कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के अंदर की जाती है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और कुछ स्पेशल टर्म्स जैसे कि कंसाइनर और कंसाइनी क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास ना देखी हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली क्लास पहले देख लें ताकि आपके जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक्स है, वो स्ट्रांग हो सके इस चैप्टर से रिलेटेड। आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इन प्रैक्टिकल्स के ऊपर बनने वाले कुछ वर्किंग नोट्स को आपके साथ में शेयर करूं। तो ये कितने प्रकार के वर्किंग नोट्स होते हैं और किस तरीके से ये बनाए जाते हैं, यही से आज की क्लास की शुरुआत मैं करने वाला हूं आप लोगों के साथ में। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, हम लोग आज जो सबसे पहले उठाएंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या ये जर्नल एंट्रीज की थी, जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। आज मैं आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ये सिखाने वाला हूं। लास्ट क्लास में हमने इसकी जर्नल एंट्री करना तो सीख ही लिया था, लेकिन आज की क्लास के अंदर शुरुआत में मैं आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करना सिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग कुछ बातों को जान ले तो बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, हमारे पास में दो तरीके के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूं आपसे, जैसे कि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस टाइम पे भी हमारे पास में दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक तो रेकरिंग नेचर और एक नॉन रेकरिंग नेचर। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए आप। रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। और नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब क्या है, जो कभी कभी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक कंसाइनर ने, ये है कौन, कंसाइनर ऑफ जयपुर, ये जो मिस्टर सूट बूट वाले खड़े हुए हैं ये जयपुर के कंसाइनर हैं। इन्होंने अपना माल सप्लाई किया किनको, कंसाइनी, दिल्ली को, दिल्ली के कंसाइनी को माल सप्लाई किया। अब ये कहां खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। तो माइंड में अंडरलाइन कर लेना कि कंसाइनी कहां खड़ा हुआ है, वो अपना सामान लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये दिल्ली का कंसाइनी है तो ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अपना सामान लेने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि कंसाइनर ने कंसाइनी को जो सामान पहुंचाया, वो जो हमारे खर्चे हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। वो क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली नहीं किए जाते। अब सोच करके देखिए, यहां पे सामान को एक बार भेजा गया है, इस सामान के लिए ये खर्चा, ये जो इसकी यात्रा का खर्चा है, या फिर इसके इंश्योरेंस का खर्चा है, या फिर इस माल को पैक करने का खर्चा है, ये एक ही बार तो किया जाएगा कंसाइनर के द्वारा। मान लीजिए मैंने 50 पैकेट आपको बना करके भेजे, आप कंसाइनी और मैं कंसाइनर, तो इस माल के लिए मैं जो खर्चे कर रहा हूं वो वन टाइम ही तो करूंगा, बार बार थोड़ी होंगे। इस वजह से ये नॉन रेकरिंग नेचर के माने जाते हैं। तो कंसाइनर ने जब कंसाइनी को कुछ गुड्स पहुंचाए, जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कुछ पैकिंग चार्जेस, कुछ टैक्सेस, कुछ माल से जुड़े हुए इंश्योरेंस, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर का। ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर का। तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कंसाइनर ने कंसाइनी को जब कोई सामान पहुंचाया तो उस पे होने वाले खर्चे नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। अच्छा जी, अब जैसा कि मेरा कंसाइनी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ था, तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये सामान कहां ले गया, अपने गोडाउन में ले गया। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा,
ये इसका गोडाउन है, ये क्या है, गोडाउन है। ठीक है, एक गोडाउन की पिक्चर यहां पे इंसर्ट की गई है। कंसाइनी अपने सामान को गोडाउन में लेकर के गया, तो गोडाउन तक के ले जाने के जितने भी खर्चे हैं वो भी नॉन रेकरिंग नेचर के ही होंगे, क्योंकि इस सामान से रिलेटेड ऐसे खर्चे बार बार नहीं किए जाएंगे, इस सामान के ऊपर बार बार नहीं किए जाएंगे। जैसे कि अनलोडिंग, अब कितनी बार ये अनलोडिंग करवाई जाएगी, एक ही बार करवाई जाएगी ऐसे सामान की। आपने अनलोडिंग, जो मैंने माल आपको भेजा, आपने उसकी अनलोडिंग करवाई और उसके कुछ चार्जेस दिए। टैक्सेस आपने मान लीजिए कोई पे किए रेलवेज को या फिर किसी इंटरस्टेट लेवल पे, आपने कुछ इंश्योरेंस करवा लिया। भाई कंसाइनर ने कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए इंश्योरेंस पे किया था, अब कंसाइनी ने क्या कर लिया, अपने गोडाउन तक जाने के लिए इंश्योरेंस कर लिया कि ट्रांजिट में जो है वो किसी तरीके का कोई लॉस ना हो जाए। तो ये भी क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। ये एक्सपेंसेस भी क्या है बच्चों, नॉन रेकरिंग नेचर के हैं। अब गोडाउन पे सामान आ गया, ये गोडाउन किसका है, ये कंसाइनी का है। कंसाइनी ने अपने गोडाउन में से माल निकाल करके अपने फाइनल कस्टमर को बेचा। ये देखिए इनके हाथ में गुड्स है, ये फाइनल कस्टमर है, हमारे स्मार्ट से एक फाइनल कस्टमर जिनकी शक्ल कुछ आप लोगों से मिलती है। ठीक है जी, तो ये वाले जो खर्चे हैं, कंसाइनी ने जब फाइनल कस्टमर को ये सामान बेचा, तो ये जो खर्चे हैं ना बेटा, ये हमारे पास में रेकरिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि इस सामान को बिकवाने के लिए एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल और ना जाने कितने तरीके के सेल्समैन की कमीशन, पता नहीं कितने तरीके के खर्चे जो हैं इसको करने पड़े होंगे हमारे कंसाइनी को। तो ये तो रेगुलर बेसिस पे सामान बिके या ना बिके, रेगुलर बेसिस पे होते हैं, इसलिए ही ये क्या है, रेकरिंग नेचर के हैं। इसलिए ये क्या है, रेकरिंग नेचर के हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं जो फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं, और नॉन रेकरिंग नेचर के जो कि फ्रीक्वेंटली नहीं किए जाते। तो इस पिक्चर को आप अब एक बारी आराम से समझ लीजिए दोबारा से कि कंसाइनर ने कंसाइनी के पास में कुछ सामान भेजा, नेचर क्या है एक्सपेंसेस का, नॉन रेकरिंग। कंसाइनी ने गोडाउन में सामान भिजवाया, नेचर क्या है एक्सपेंसेस का, नॉन रेकरिंग। कंसाइनी के गोडाउन से सामान फाइनल कस्टमर तक पहुंचा, नेचर क्या है एक्सपेंसेस का, सर रेकरिंग नेचर। अब ये मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा था, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। भाई बात दरअसल ये है कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन सीखने वाले हैं कि अगर कुछ सामान बच जाता है बिकने से, कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा और कुछ सामान अनबिका रह गया, तो इसकी वैल्यूएशन हम किस तरीके से करेंगे ये हमें देखना है, ये हमें देखना है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा मेरे साथ में, आप लोग लिखिएगा मेरे साथ में, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी। ठीक है जी, ये हम करने वाले, हैशटैग लगा देते हैं आपका फेवरेट साइन। तो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जिस अमाउंट के ऊपर कंसाइनर ने इसे कंसाइनी पे भेजा होगा, कंसाइनी के पास भेजा होगा, वो कॉस्ट। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स ये कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ गुड्स अनसोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट या फिर पर पैकेट, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो, सिंपल। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा मैं ऐड कर दूंगा कुछ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस। तो यहां पे हमें ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस।
कौन से नेचर के? नॉन रेकरिंग नेचर के, नॉन रेकरिंग नेचर के। किसके? सर कंसाइनी के, कंसाइनर के। कंसाइनर के, ठीक है बच्चों। कंसाइनर के जो हमारे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस होंगे, कौन से? नॉन रेकरिंग नेचर के। अब सर ये तो सारे के सारे ही नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। मतलब मान लो, अभी मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को प्रैक्टिकली। मान लो 10,000 गुड्स जो हैं वो भेजी गई थी कंसाइनी को, ठीक है, और उसमें से 1,000 बच गई। तो 10,000 गुड्स के ऊपर कितने रुपए खर्च किए गए थे, उसका प्रोपोर्शन हम 1,000 गुड्स के लिए निकाल देंगे और इसको ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1,000 गुड्स जो है वो अनसोल्ड है, ठीक है सर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे क्या? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, और वो भी कौन से वाले? सर नॉन रेकरिंग नेचर वाले, नॉन रेकरिंग नेचर वाले ऑफ कंसाइनी, जो कि कंसाइनी ने इसके ऊपर किए हैं। अब कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं बच्चों, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हमें कौन से वाले लेने हैं? नॉन रेकरिंग वाले लेने हैं। और जो अमाउंट हमारे पास में फाइनल अमाउंट आ जाएगा, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा नेट क्लोजिंग स्टॉक होगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट के अंदर हम कैसे निकालते थे? एट कॉस्ट। अब कॉस्ट के साथ साथ इसके एक्सपेंडिचर्स भी जो किए जाएंगे नॉन रेकरिंग नेचर के कंसाइनर और कंसाइनी के द्वारा, ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? अपना क्लोजिंग स्टॉक। अब चलो देखो जी, एक एग्जांपल के साथ मान लो ये मिस्टर एक्स है। ये कौन है? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? कंसाइनर। मिस्टर एक्स और ये मिस्टर वाई, ठीक है जी, कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। ओके, अब कंसाइनर ने कंसाइनी को सामान भेजा, बेचा नहीं, भेजा। कितना सामान भेजा? इन्होंने भेजा लेट्स से 10,000 गुड्स एट द रेट 10 ईच। अब इंफॉर्मेशन दी हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी जो बचा हुआ है वो बचे हुए हैं 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स बचे हुए हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस कंसाइनर के द्वारा मान लीजिए इस पे किए गए थे कितने? 1000। और नॉन रेकरिंग नेचर के कंसाइनी के द्वारा किए गए भी 1000 ही थे, 1000 रुपीज ही थे। और रेकरिंग नेचर के कंसाइनी के द्वारा किए गए एक्सपेंसेस जो थे वो भी 1000 रुपए ही थे। यानी कि कंसाइनी ने इसके ऊपर नेट 2000 रुपए खर्चे हैं और कंसाइनर ने इसके ऊपर 1000 रुपए माल भेजने के लिए खर्चे थे। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए करते हैं अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, सबसे पहले तो क्या, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। बताइए कितने थे अनसोल्ड, दिया हुआ है 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स। एक यूनिट कितने का था सर, 10 रुपीज का था, तो 10 से कर दिया, तो ये कितने की कॉस्ट हो गई, 10,000 रुपीज। ओके, अच्छा अब इसके अंदर क्या ऐड करना है मुझे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के कितने हैं, नॉन रेकरिंग नेचर के। देखिए उसने 10,000 गुड्स सेंड की थी और उसके ऊपर 1,000 रुपए खर्च किए थे, तो 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 अगर मैं कर देता हूं तो ये पर यूनिट का एक्सपेंस निकल करके आ जाएगा, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि ये ₹1000 को मैंने डिवाइड कर दिया 10,000 यूनिट से, तो ये पर यूनिट एक्सपेंस निकल करके आ गया। अच्छा अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे, मल्टीप्लाई कर देता हूं 1000 यूनिट्स से, तो जो भी अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा, लेट्स से ये हमारे पास में आ जाता है 100 रुपीज। अच्छा अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम क्या, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी। अब इस कंसाइनी ने तो दो तरीके के एक्सपेंसेस किए थे, 1001 और 1001, तो हमें लेने कौन से हैं, हमें लेने हैं सिर्फ नॉन रेकरिंग नेचर के, रेकरिंग नेचर के नहीं लेने। तो ये जो क्या नाम है 1000 हैं, सिर्फ यही वाले हमें लेने हैं। ₹1000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स के ऊपर मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स, तो ये भी कितना आ गया, ये भी 100 ही आ गया। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 10,200, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इस तरीके से हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है बेटा, ये पूरा का पूरा एग्जांपल आप लोगों की स्क्रीन पे इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो चलो अब आगे चलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बाद अब अगला है हमारे पास में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लॉस्ट इन गोडाउन। गोडाउन में जो स्टॉक लॉस्ट हो गया था उसकी कैलकुलेशन। अब ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं सेम एज इन क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक में, अब मान लीजिए कुछ 50 यूनिट्स जो हैं वो गोडाउन में खराब हो गए, 50 यूनिट्स गोडाउन में खराब हो गए, तो 50 यूनिट्स की कॉस्ट प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के, किसके, कंसाइनर के और कंसाइनी के, दोनों उसके अंदर ऐड कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है जी। अब वैल्यूएशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है जी, इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको समझते हैं पहले। ये मिस्टर एक्स थे और ये मिस्टर वाई थे, ठीक है जी, ओके। मिस्टर एक्स ने यहां से दिल्ली से मुंबई तक जाने के लिए कुछ 1000 यूनिट्स एट द रेट 10 ईच सेंड किए, यहां से भेजे, ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है, यहां से भेजे दिल्ली से मुंबई के लिए 1000 यूनिट्स 10 रुपए ईच। साथ में इन्होंने अपने एक्सपेंसेस कर दिए, मान लीजिए 100 रुपए, 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज। तो ये एक्सपेंसेस हमेशा और हमेशा हम क्या कहेंगे सर, ये नॉन रेकरिंग नेचर के हैं,
ओके, अब कंसाइनी मिस्टर वाई ने ये गुड्स को लिया, लेकिन उनको जो गुड्स मिले ना, अब यहां पे अलग पेन से लिखते हैं, गुड्स रिसीव्ड, इस जगह पे, इस मीटिंग पॉइंट पे, गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर वाई, इनको 900 यूनिट्स रिसीव हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा है कि कुछ गुड्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं इन ट्रांजिट। और वो कितने थे सर? वो 100 यूनिट्स थे। तो 100 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। अब आगे की कहानी सुनिए। आगे इन 900 यूनिट्स को लेकर के मिस्टर वाई जो हैं अपने गोडाउन में पहुंचे, गोडाउन ऑफ कंसाइनी, यानी कि मिस्टर वाई का। और यहां पर ले जाने के लिए इन्होंने नॉन रिकरिंग नेचर के अपने एक्सपेंसेस जो खर्चे वो भी थे ₹100, 100 रुपए इन्होंने खर्चे। और फिर गोडाउन से ये गुड्स जो थे वो फाइनल कस्टमर को बेच दिए गए। ये थे मिस्टर जेड, फाइनल कस्टमर। और यहां पे इसको बेचने के जो रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस थे, लेट्स से वो 500 रुपीज थे। तो ये पूरी पिक्चर आपको समझनी पड़ेगी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट समझने से पहले। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। मिस्टर एक्स जो कि दिल्ली के थे, उन्होंने 1000 यूनिट्स ट्रांसफर किए। किसको? मुंबई के मिस्टर वाई को। इस पे उन्होंने जो खर्चा किया वो नॉन रेकरिंग नेचर का था, और जो खर्चा था वो 100 रुपए था। ठीक है जी। लेकिन मिस्टर वाई को जो गुड्स रिसीव हुए वो सिर्फ 900 ही हुए, वो सिर्फ 900 ही हुए, है ना। अब 900 गुड्स जो थे रिसीव होने के बाद में मिस्टर वाई इसको लेकर के अपने गोडाउन में ले आए, और उन्होंने अपने नॉन रेकरिंग नेचर के कितने खर्चे किए? 100 रुपीज। फिर गोडाउन से इसको फाइनल कस्टमर के पास पहुंचा दिया गया, जिसमें कि रेकरिंग नेचर के 500 खर्चे, 500 रुपए आए। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि वहां से कंसाइनर ने 1000 यूनिट्स भेजे थे, लेकिन यहां कंसाइनी को मुंबई में सिर्फ 900 यूनिट्स ही मिले थे। ये जो 100 यूनिट्स, 900 यूनिट्स रिसीव किए, 1000 छोड़े गए थे। ठीक है जी, वहां से दिल्ली से। तो जो 100 यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं, इसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आओ बच्चों, अब हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है जी, हम लिखेंगे क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो, हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट। और ये कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे सर कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, या फिर पर यूनिट या फिर पर पैकेट, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर जैसा भी दिया हो, इनटू नंबर ऑफ गुड्स लॉस्ट, जितने का सामान खो गया है। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर ने जो किए थे, और ये प्रोपोर्शनेट होंगे। ठीक है जी, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस। ठीक है, अब कंसाइनी ने जो गुड्स लिए वो 900 ही लिए थे,
मेरा आप लोगों से सवाल, अपने मन पे हाथ रख करके पूछो, अपने दिल से पूछो, क्या जो गुड्स लॉस्ट हो गए थे उसके ऊपर कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए थे? क्योंकि ये लॉस्ट कब हुए थे? ये लॉस्ट हुए थे उसके पास पहुंचने से पहले। तो बच्चों यहां पे जवाब ये है, अगर आपने अपने दिल से पूछा तो जवाब सिंपल सा है कि नहीं सर, यहां पे कंसाइनी ने कुछ ऐसे अमाउंट नहीं खर्चे थे इन लॉस्ट गुड्स के ऊपर। लॉस्ट गुड्स के ऊपर कंसाइनी ने कोई खर्चा नहीं किया था, इस वजह से यहां पे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कंसाइनी के ऐड नहीं होंगे, कंसाइनी के ऐड नहीं होंगे। ठीक है जी, ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, और ये ट्रांजिट का मतलब पता है क्या है? फ्रॉम एक्स टू वाई, ये वाला। बहुत से बच्चे मुझसे क्लासेस के अंदर पूछते हैं, सर वाई अगर फर्दर लेकर के जा रहा था और लॉस्ट हो गए तब हम करेंगे क्या? नहीं बेटा, हम ट्रांजिट किसकी बात कर रहे हैं? एक्स से वाई तक पहुंचने की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसा कहा है। ठीक है जी, तो इसको हम यहां पे क्लोज कर देते हैं। ये क्या आ जाते हैं? हमारे लॉस्ट आ जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल जाता है। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो आप उसको डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये लॉस को कम कर देता है। इंश्योरेंस से क्लेम ले सकते हैं या फिर कैरियर कंपनी से क्लेम ले सकते हैं, किसी से भी कोई भी क्लेम मिल जाए तो उसको हम क्या कर देंगे? यहां पे डिडक्ट कर देंगे और जो अमाउंट आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा नेट गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो हमने कहा था कि कितने ट्रांजिट में हुए थे? 100 और 10 रुपए का एक था, तो कॉस्ट में हम लिख देते हैं 100 और एक यूनिट था 10 रुपए का, तो ये 1000 रुपए की यहां पे बात हो रही थी। ठीक है जी, 1000। अच्छा जी, अब कंसाइनर ने कितने एक्सपेंसेस किए थे? 100 रुपए किए थे। ठीक है सर, 100 रुपए किए थे। आइए देखते हैं, अगर उसने 100 रुपए खर्चे हैं कितनी गुड्स पे? 1000 गुड्स पे, तो उसने 100 यूनिट्स के ऊपर कितने रुपए खर्चे होंगे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हम निकाल सकते हैं, तो इसको भी यहां से हटा दो और ये भी हम अमाउंट यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास में 10 रुपए, ₹10। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब टोटल वैल्यू कर लेंगे हम 1010, ये अमाउंट आ गया। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस क्लेम था, वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई था नहीं तो हम डालेंगे भी नहीं। अगर इंश्योरेंस क्लेम होगा तो हम कर लेंगे, हटा देंगे उसको उतने अमाउंट से, वरना तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो नेट लॉस कितने का आया? 1010। ये गुड्स इन ट्रांजिट का लॉस था। ठीक है जी, ये हमारा पूरा का पूरा जो हमने क्वेश्चन के अंदर अपना एक क्वेश्चन बनाया और एग्जाम्पल जो सेट किया था उसका पूरा का पूरा प्रॉपर ये आंसर। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग है ना साथ के साथ बनाया कीजिए इसको। ठीक है, फिर भी मैं क्या करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए अगर करना चाहें या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास में हमारा एग्जाम्पल और फिर ये उसका सॉल्यूशन। चलिए, अच्छा जी, अब ये जो वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस है ये भी हमारे पास में, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ही कहते हैं। तो ये हमारे पास यही था। चलिए, अब हम क्या करेंगे बेटा? एक क्वेश्चन करेंगे। आओ पढ़ते हैं एक क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िएगा।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल सही होना चाहिए। मिस राखी कंसाइन, तो इसका मतलब मिस राखी क्या है? मिस राखी जो है वो कंसाइनर है। ठीक है, कंसाइंड 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 9 ईच, 9 रुपए का एक था। ठीक है, 1000 रेडियो सेट्स भेजे गए, 900 रुपए उसकी कॉस्ट थी टू मिस गीता। अब ये मिस गीता कौन है? मिस गीता उनकी एजेंट हैं, यानी कि कंसाइनी। ठीक है, 1 जुलाई 2016 की ये बात है। मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब ये जो फ्रेट और इंश्योरेंस हैं ये कौन से नेचर के हैं? सर अभी आपने बताया था कि कंसाइनर के द्वारा किए गए सारे के सारे खर्चे जो हैं वो हम क्या मानेंगे? नॉन रेकरिंग नेचर के मानेंगे। तो ये क्या है? नॉन रेकरिंग नेचर। मतलब क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही हमारे दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन क्या पुट कर सकता है। ठीक है, चलिए नॉन रेकरिंग नेचर की आगे लिखा है मिस गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। ओ माय गॉड, दैट मींस 50 सेट्स आर लॉस्ट। देखो जी, 1000 यूनिट्स जो थे वो भेजे गए थे, 1000 यूनिट्स sent and 950 units received. That means 50 units lost in transit. यात्रा में खो गए, है ना? ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 1000 सेंड किए गए थे, 950 रिसीव हुए, तो 50 यूनिट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। चलिए आगे पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। बोला गया एन अकाउंट सेल, एक अकाउंट सेल बनाया गया। अकाउंट सेल का मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला सारा का सारा एक पर्चा जिसके अंदर लिखा होता है। कंसाइनी बनाता है इसको, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में सुना था। ठीक है जी, मैंने बताया था आप लोगों को, एक बार फिर से बता देता हूं कि कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनर से जो सामान लेता है उसको लिख लेता है कि कितने का सामान आया, कितने में मैंने इसको बेचा, कितने इसको बेचने के लिए मैंने एक्सपेंडिचर किए, क्या मेरी बेच करके कमीशन है, और नेट अमाउंट मुझे कंसाइनर को कितना देना है। तो उसको हम किस में लिखते हैं जी? अकाउंट सेल में लिखते हैं। अकाउंट सेल डेटेड ऑन 30 नवंबर 2016 showed that 750 sets were sold for 9 lakh rupees। सॉरी, अच्छा जी, इट्स अ स्लिप ऑफ टंग। तो 9 लाख रुपीस के लिए अब हमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं देखनी पड़ेगी सेल्स निकालने के लिए, सेल्स हमें दी ही हुई है, 9 लाख रुपए में हुई है। इसका मतलब अब दिमाग में एक और चीज लेकर के आनी है, दिमाग में एक और चीज लेकर के आनी है। सिंपल सी बात है कि सर 950 सेट्स रिसीव किए थे, है ना, रिसीव्ड किए थे, और 750 sets sold, therefore 200 sets are unsold। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है कि मिस गीता ने इसके ऊपर 10,500 रुपए जो है वो कैरेज के ऊपर खर्च किए। अब ये कैरेज जो है ये एक ही बार खर्च किया गया होगा या बार बार किया जाएगा? एक ही बार किया गया होगा। तो ये क्या है? नॉन रेकरिंग नेचर के। मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 6% ऑन सेल्स इफेक्टेड बाय हर, यानी कि 9 लाख रुपए के ऊपर उनकी 6% कमीशन बनती है। ठीक है जी,
शी इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू ₹2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज्ड रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज, यानी कि जो बचे हुए माल थे उसके ऊपर कुछ खराबी आ गई होगी, 2500 के खर्चे इन्होंने रिपेयर के किए हैं। अब सोच करके देखो कि ये माल क्या होगा, ये माल क्या होगा जो हमारे पास में ये जो खर्चे हैं, ये जो रिपेयर रिन्यूअल के खर्चे हैं, ये रिपेयर रिन्यूअल के खर्चे क्या माने जाते हैं, ये रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, चलते रहते हैं हमारे पास में, साल भर ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये क्या है हमारी, ये हमारे रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि मिस जो गीता है, जो कंसाइनी है, कंसाइनी आप ऐसे लिखिएगा, कंसाइनी इनकर्ड कितने रुपए, 10,500, ये नॉन रेकरिंग नेचर, और साथ ही उन्होंने कितने 2500 रुपए खर्च किए रेकरिंग नेचर। ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। ये किस लिए काम आएंगी, ये अलग अलग जगहों पे गुड्स लॉस्ट के अंदर काम आ सकती हैं, ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री की हम जो वैल्यूएशन करते हैं उसके लिए काम आ सकती है। अच्छा, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि मिस राखी लॉग ए क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो बीच में इंश्योरेंस क्लेम आ गया ना, अच्छा हुआ हमने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर इसको सीख लिया था, प्रैक्टिस कर लिया था। 35,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ठीक है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री होगी गुड्स सेंड करने की, गुड्स सेंड करने की, गुड्स को सेंड किया गया है, बेचा नहीं गया, भेजा गया है, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हमारी क्या होगी एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, आप भी लिखिए मेरे साथ में, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है जी। कितने का माल भेजा गया था सर, 9 लाख रुपए का भेजा गया था। तो ये 9 लाख रुपए से हमने ये एंट्री लिख दी। देखो मैंने बताया था आपको कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल नेचर का है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं वो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे और सारी इनकम और गेन्स क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी। तो जो माल भेजा गया उसको कभी ना कभी परचेज किया गया होगा कंसाइनर के द्वारा, तो ये परचेजेस क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पहली एंट्री। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स नॉट सोल्ड कंसाइंड, ठीक है जी। टू कंसाइन मींस टू सेंड, ठीक है, भेजा गया। नंबर 2 एंट्री, उन्होंने कुछ अपने एक्सपेंसेस किए होंगे, ये एक्सपेंसेस क्या हैं, ये एक्सपेंसेस उनके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसेस इन नेचर में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम दोबारा से एंट्री बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि ये जो है अमाउंट किसने खर्च किए हैं, ये कंसाइनर ने खुद ही खर्च किए हैं, इसलिए उसके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इनकर्ड किए जाएंगे। बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन गुड्स कंसाइन, ठीक है जी। थर्ड एंट्री, अब कंसाइनी ने इन गुड्स को लिया, क्या गुड्स को रिसीव करने की कोई एंट्री होगी, नहीं सर, कोई एंट्री नहीं होगी, भेजने की एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या उन्होंने जो एक्सपेंसेस किए उसकी एंट्री होगी, हाँ सर उसकी एंट्री होगी, लेकिन इन एक्सपेंसेस को कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर से रिएम्बर्स करवा लेगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से
हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होनी चाहिए, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंट्री होनी चाहिए। कंसाइनी जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कंसाइनर का जो है क्रेडिटर बन जाता है, लाइबिलिटी आ जाती है उसके सिर पे कि भाई मुझे ये पैसे जो उसने खर्च किए हैं कंसाइनी ने, कंसाइनर क्या सोचता है कि मुझे ये पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे, तो वो एक लाइबिलिटी बन जाता है। तो अब हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि खर्चा हुआ है। तो मैं एंट्री बनाऊंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब कंसाइनी का नाम क्या था, कंसाइनी का नाम शायद गीता था, हाँ जी, कंसाइनर का नाम राखी और कंसाइनी का नाम गीता, टू गीता, ठीक है जी। कितने रुपए के लिए, यहां पे उसके एक्सपेंसेस, दो तरह के एक्सपेंसेस थे, एक तो थे 10,500 और 2,500। 10,500 और 2,500 कितने बनते हैं, 13,000 रुपीज। लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, और एक्सपेंसेस है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो गया है, ठीक है। ये पैसे मुझे गीता को देने हैं, कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्रीज बन रही है ना, तो कंसाइनर क्या सोच रहा है कि मुझे ये पैसे गीता को देने हैं, इसलिए कंसाइनी यहां पे कंसाइनर का क्या बन गया है, क्रेडिटर बन गया है या लाइबिलिटी बन गया है, इसलिए क्रेडिट हुआ है, ठीक है। बीइंग expenses incurred by गीता, ओके। अच्छा जी, चलो अब इन्होंने एक्सपेंसेस इनकर्ड कर दिए, अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद में सेल्स की, सेल्स, और सेल्स का पैसा जो है, सेल्स का पैसा जो है वो कंसाइनी से कंसाइनर लेगा। तो इस बार कंसाइनी कंसाइनर का क्या बन जाएगा, कंसाइनी कंसाइनर का डेटर बन जाएगा, यानी कि पैसा लेना है उससे, हमने पैसा लेना है, तो यहां पे कंसाइनी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये सेल्स की एंट्री है क्या। अब यहां पे हम एंट्री लिखेंगे गीता डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने की सेल की थी इन्होंने, 9 लाख रुपए की सेल की थी। बीइंग गुड्स सोल्ड बाय गीता कंसाइनी, ठीक है जी। तो कंसाइनर की बुक्स ऑफ अकाउंट में गीता का अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि ये पैसा हमने उससे लेना है, तो ये एक डेटर की तरह से दिखाई दे रहा है, एक एसेट की तरह से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एंट्री जो है बच्चों हमारी, वो है सेल्स के बाद में कमीशन अर्न की। अब उन्होंने सेल की है गीता ने, तो कुछ ना कुछ कमीशन अर्न किया होगा, कमीशन अर्न की एंट्री क्या होगी। अब कंसाइनर कंसाइनी को ये कमीशन पे करेगा, तो इसके लिए कंसाइनी जो है वो कंसाइनर की एक लाइबिलिटी या फिर यूं कहो कि क्रेडिटर हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, क्योंकि ये कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता। गीता को पैसे देने हैं, कितने देने हैं, 9 लाख की सेल की है, 9 लाख के ऊपर 6% था, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 54,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग कमीशन अर्न बाय गीता at the rate 6% on sales of rupees 9 लाख। 9 लाख की सेल के ऊपर गीता ने 6% कमीशन कमा ली है, जो कि 54,000 रुपीज बनती है, ठीक है जी। अब हमने क्या कर लिया, हमने गुड्स कंसाइंड की एंट्री कर ली, हमने
एक्सपेंसेस की एंट्री कर ली, चाहे वो कंसाइनर के हो चाहे कंसाइनी के हो, माल को बेच दिया। अब कुछ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमने करनी है, और साथ ही हमारे पास में जो हमारे गुड्स ट्रांजिट में खराब हो गए थे या फिर खो गए थे उसकी एंट्री हमने करनी है, लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए, सिक्स्थ एंट्री मैं क्लोजिंग स्टॉक की करता हूं, एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमें अनसोल्ड स्टॉक को निकालना होगा कि हमारा अनसोल्ड स्टॉक है दरअसल कितने का, ये अमाउंट हमें निकालना होगा। इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स अनसोल्ड, यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए 200 गुड्स जो थी वो बच गई थी हमारे पास, जो हमने देखा था। ये देखिए हमने क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लिया था ना, ये हमारे पास में क्वेश्चन था और क्वेश्चन के अंदर लिखा गया था और हमने यहाँ पे सब कुछ बना लिया था कि 200 गुड्स जो थी वो अनसोल्ड थी, तो 200 गुड्स अनसोल्ड थी। तो हम इसको करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं हम, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड, एक यूनिट 900 रुपीज की थी और 200 यूनिट्स जो थे वो बचे हुए थे। ठीक है ना, यही था ना। तो ये 18,000 की तो कॉस्ट हो गई। साथ में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के, किसके? ऑफ कंसाइनर। ये कितने थे? देखिए कंसाइनर ने दोनों अमाउंट्स मिला करके इन्होंने दो अमाउंट खर्च किए थे, 7650 और 3250, ये दोनों। तो भाई दोनों मिला करके 10,900 रुपीज बनते हैं। 10,900 रुपीज इन्होंने पे किए थे कितनी गुड्स के लिए? 1000 गुड्स के लिए। तो बताइए प्रोपोर्शनेटली कितना होगा? प्रोपोर्शनेटली कितना होगा? 200 यूनिट्स के लिए। ठीक है, जो भी आ जाएगा। अच्छा, साथ ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कौन से वाले? ये भी नॉन रेकरिंग नेचर वाले, ऑफ कंसाइनी। ठीक है, तो कंसाइनी ने कितने खर्च किए थे? आइए ये भी देख लेते हैं। गीता ने जो नॉन रेकरिंग नेचर के खर्च किए थे वो 10,500 ही किए थे। तो चलो 10,500 उन्होंने खर्च किए थे कितने पे? अब कितने पे किए थे? उन्होंने जितने गुड्स रिसीव किए थे उतने पे ही तो किए थे। तो यानी कि यहां पे 950 से डिवाइड करेंगे, 1000 से मत कर देना। उन्होंने 950 गुड्स ही तो रिसीव किए थे, तो 950 से डिवाइड करेंगे इसको। ये जो 10,500 रुपए उन्होंने खर्च किए हैं नॉन रेकरिंग नेचर के, ये कितनी गुड्स के ऊपर किए हैं? 1000 पे थोड़ी किए हैं। 1000 तो उनको मिले ही नहीं थे, 950 ही मिले थे। तो प्रोपोर्शनेटली उन्होंने 200 यूनिट्स के ऊपर कितने खर्च किए होंगे, ये भी अमाउंट निकल करके आ जाएगा। और यहां पे जो हमारा टोटल अमाउंट बन जाएगा 18,000 प्लस समथिंग समथिंग जो भी बनेगा, ये बनेगा बेटा टोटल 184391। आप निकाल के देख सकते हैं, यही अमाउंट आएगा। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। चलो अब हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की हम एंट्री लिख देंगे,
18,184,391, ठीक है जी। 184,391 क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे ये 1,80,000 है बेटा। 184,391, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा। 900, ठीक है। 1,80,000 था ये अमाउंट टोटल, 1,80,000 था। तो चलिए, हमने अब अपने क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री थी वो भी बना ली। क्लोजिंग स्टॉक के बाद में अब हमारी नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ये हमारी कौन से नंबर की होगी? ये हमारी 7th नंबर की एंट्री होगी, और इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनेगा, 7th एंट्री, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट, जो गुड्स इन ट्रांजिट नहीं, जो हमारा गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट था उसकी हम एंट्री लिखेंगे। लेकिन एंट्री लिखने से पहले हमें कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, तो कंप्यूटेशन करते हैं पहले। कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है जी। कितने गुड्स लॉस्ट हुई थी सर? 50 गुड्स लॉस्ट हुई थी। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, कितनी कॉस्ट थी सर? 50 यूनिट्स जो थे वो लॉस्ट हुए थे। एक की कॉस्ट जो थी वो 900 थी, और ये टोटल आ जाता है 45,000 रुपीज, ओके। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे क्या? प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस करेंगे। 50 यूनिट्स के ऊपर कितने हुए होंगे? तो भाई देखो, कंसाइनर ने जब एक्सपेंसेस किए थे माल को भेजने के लिए, तो वो कितने किए थे? उसने किए थे 10,900 रुपीज। 10,900 रुपीज। अभी हमने देखा था दो तरह के एक्सपेंसेस उसने किए थे ना, ये देखो क्वेश्चन के अंदर ये दो एक्सपेंसेस उसने किए थे, 10,900 रुपीज। तो 10,900 रुपीज उसने 1,000 यूनिट्स के ऊपर किए थे। तो बताइए 50 यूनिट्स के ऊपर उसने कितने किए होंगे? तो 50 यूनिट्स के ऊपर जो उसने है 545 खर्च किए होंगे। तो ये टोटल कितना आ गया? 45,545 रुपीज। ये हमारा क्या है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ नहीं, इतने की गुड्स लॉस्ट हुई। लेकिन हमें कुछ इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और येट टू रिसीव, वो 35,000 का था, तो उसने हमारे लॉस को कम कर दिया। तो हमारा ये लॉस कितने का रह गया? 10,545 रुपीज का ये हमारा नेट लॉस आ गया, जो कि कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये 35,000 कहाँ चले जाएंगे? ये इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे। यानी कि हमारा टोटल लॉस कितने का हुआ था? 45,545 का हुआ था। 45,545 का लॉस हुआ था हमारा, और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना बियर कर लिया? 35,000। 10,500 और 45 रुपीज का लॉस किसने बियर कर लिया? वो हमने बियर कर लिया। तो अब हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? आ जाओ जी, जनरल एंट्री लिखते हैं मेरे बच्चों। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है जी। कंसाइनमेंट अकाउंट ने अपना बर्डन दोनों चीजों के ऊपर, एक P&L के ऊपर,
और एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसलिए हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो गया, हल्का हो गया, यानी कि ये क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम अमाउंट भर देते हैं। P&L में हमारे पास में कितना लॉस आया, 10,545 का। इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 और टोटल हमारे पास में था कितना, 45,545 बीइंग goods lost in transit transferred to P&L account and insurance company। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे अपना अकाउंट मेंटेन करते, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते, तो हम जनरल एंट्री लिख रहे थे, तो हम क्या प्रॉफिट की एंट्री लिखेंगे। अब हमारे पास में प्रॉफिट आ जाएगा। अब डेबिट और क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट जितनी बार डेबिट हुआ और जितनी बार क्रेडिट हुआ है उसका डिफरेंस निकाल करके क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास में ये नेक्स्ट 8th एंट्री जो होगी वो किसकी होगी, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट, क्योंकि इस केस में प्रॉफिट आ रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये प्रॉफिट कितने के आ रहे हैं, 1,52,036 के, 152,036। आप चाहे तो डेबिट और क्रेडिट आपस में करके देख सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी फाइनल एंट्री 8th एंट्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारे सारे के सारी जर्नल एंट्रीज थी। और जर्नल एंट्रीज को आपको मेरे साथ साथ ही लिखना है, समझना भी है और साथ साथ लिखना भी है, सो दैट आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए। और फर्दर एक बात याद रखिएगा मेरे पास में, आप ये सोच करके निश्चिंत मत हो जाइए कि हाँ हमारे पास तो वीडियोस हैं, हम कभी भी खोल के देख सकते हैं। बच्चों अकाउंट्स जो है ना वो कॉपी में लिखे बिना नहीं आता, तो आप इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए। मैं हमेशा अपनी हर क्लासेस में बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, रजिस्टर मेंटेन कीजिए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए और अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।